व्यक्ति। दोस्तों, आज हम आप सभी के बीच में एक ऐसे नेता के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी अपने राज्य को बहुत ही निचले स्तर से उठाया है। और उनके अंदर एक और खासियत है कि वह हमारे हिसाब से बहुत ही ईमानदार है और उनका नाम है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार का जन्म हरनैत नालंदा में एक अवधिया परिवार में हुआ था। और दोस्तों, उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी में थे और उनके पिताजी आधुनिक बिहार के संस्थापकों में से एक महान गांधीवादी अनुग्रह नारायण सिन्हा के करीबी थे। और दोस्तों, उनके पिता कविराज राम लखन एक आयुर्वेदिक वैद्य थे। और दोस्तों, नीतीश कुमार का उपनाम मुन्ना है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप सब हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सके। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप सभी को नीतीश कुमार के बारे में उनकी असली आबो हवा से मिल सकते हैं कि आखिर उनका पलटू नाम कैसे पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीतिक कैरियर में कितना उठा पटक रखी है ये भी आप सभी को पता चल जाएगा। दोस्तों, नीतीश कुमार जी ने 1972 में बिहार से विद्युत इंजीनियरिंग की डिग्री ली और उसके बाद वह बिहार राज्य बिजली बोर्ड में शामिल हुए। और वे आधे मन से, क्योंकि जब बिजली विभाग में नीतीश जी आए तो उनका मन नहीं लग रहा था, तो उसके बाद उन्होंने बिजली विभाग को छोड़ करके राजनीतिक में चले गए। और दोस्तों, नीतीश कुमार जी ने सन 1974 से 1977 तक जयप्रकाश बाबू के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में शामिल रहे और उस समय के महान समाज सेवी एवं राजनेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा के उस समय काफी करीबी माने जाते थे। दोस्तों, नीतीश कुमार जी ने पहली बार बिहार विधानसभा के लिए 1985 में चुने गए और 1987 में वे युवा लोक दल के अध्यक्ष बने। उसके बाद 1989 में उन्होंने बिहार में जनता दल का सचिव चुना गया था और उसी वर्ष में वो 9वीं लोकसभा के सदस्य भी चुने गए थे। उसके बाद दोस्तों 1990 में वे पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल के बतौर कृषि राज्य मंत्री शामिल हुए और 1991 में नीतीश कुमार एक बार फिर लोकसभा के लिए चुने गए और उन्हें इस बार जनता दल का राष्ट्रीय सचिव चुन लिया गया। दोस्तों, उसके बाद सांसद में वे जनता दल के उपनेता भी बने और उसके बाद 1998 से 1999 में कुछ समय के लिए केंद्रीय रेल एवं भूतल परिवहन मंत्री भी रहे। और अगस्त 1999 में गए साल में हुई रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, नीतीश कुमार जी कहते भी हैं कि मुझे लोक नायक जयप्रकाश नारायण, छोटे साहब सत्येंद्र नारायण सिन्हा और जन नायक कर्पूरी ठाकुर के चरणों में जानने और सीखने का मौका मिला है। दोस्तों, 1999 के लोकसभा चुनाव में जब राष्ट्रीय जनता दल को भाजपा जदयू गठबंधन के हाथों झटका लगा, तब जाकर के एक नया गठबंधन 324 विधानसभा क्षेत्रों में से 199 पर आगे चलकर उभरा। और यह व्यापक रूप से यही माना जाता है कि बिहार राज्य विधानसभा के अगले चुनाव में लालू राबड़ी शासन एकदम से समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आरजेडी ने बड़ी ही चतुराई के साथ कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन गठबंधन के कांग्रेस के राज्य नेतृत्व को यह विश्वास दिलाने का काम नहीं किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव का
नाम सामने आने के बाद उनकी छवि एकदम खराब होने लगी और उसके बाद कांग्रेस ने 2000 के विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला किया। दोस्तों उसके बाद आरजेडी पार्टी को गठबंधन सहयोगी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी से ही संतुष्ट होना पड़ा था, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खेमे में सीट बंटवारे को लेकर के पहेली ने कुमार को अपनी समता पार्टी को शरद यादव और जनता दल के रामविलास पासवान गुट से बाहर कर दिया गया और उसी के बाद भाजपा और कुमार के बीच मतभेद भी पैदा हो गया, क्योंकि बाद वाले को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जाना था, लेकिन कुमार इसके पक्ष में नहीं थे और रामविलास पासवान जी भी सीएम चेहरा बनना चाहते थे, लेकिन मुस्लिम और ओबीसी भी अपनी राय में विभाजित थे, क्योंकि मुसलमानों के भी एक वर्ग जिसमें पसमानदा जैसे गरीब समुदाय शामिल थे और उनका मानना था कि लालू ने केवल शेख, सैयद और पठान जैसे ऊपरी मुसलमानों को मजबूत किया और वे नए विकल्प के तलाश में थे। दोस्तों लालू यादव जो थे उन्हें मुसलमानों के उद्धारकर्ता के रूप में अपने प्रक्षेपण के बाद से अन्य पिछड़ी जाति जैसे कोरी और कुर्मी को भी अलग थलग कर दिया और संजय कुमार द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि यह विश्वास है कि कोरी कुर्मी की जुड़वा जात जैसे प्रमुख ओबीसी सत्ता में हिस्सा मांगेंगे और यही हुआ कि यदि यादव उनका समर्थन मांगते हैं तो जबकि मुसलमान केवल सांप्रदायिक दंगों के दौरान सुरक्षा से संतुष्ट रहेंगे और यादव ने उनकी उपेक्षा की। इसके अलावा दोनों खेमे में विभाजन ने राज्य में राजनीतिक माहौल को एक आवेशपूर्ण बना दिया, जिसमें कई दल बिना किसी सीमा के एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। दोस्तों इधर जदयू और भाजपा कुछ सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे और समता पार्टी का भी परिणाम भाजपा के लिए एक झटका सा था और जो मीडिया अभियानों में भारी जीत के साथ उभर रहा था और इधर राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही थी और 2000 में वे बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्हें सिर्फ 7 दिनों में ही त्याग पत्र देना पड़ा। और दोस्तों 324 सदस्यीय सदन में एनडीए और सहयोगी दलों के पास कुल 151 विधायक थे, जबकि लालू प्रसाद यादव के 159 विधायक थे और दोनों गठबंधन 163 के बहुमत के निशान से कम थे। और दोस्तों नीतीश ने सदन में अपनी संख्या साबित करने के लिए पहले ही इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद लालू यादव की राजनीतिक पैंतरेबाजी से राबड़ी देवी ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। दोस्तों उसके बाद उसी साल नीतीश कुमार फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री बने और मई 2001 से 2004 तक वे वाजपेयी सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री और 2004 से लोकसभा चुनाव में उन्होंने बाढ़ एवं नालंदा से अपना पर्चा दाखिल किया था, लेकिन नीतीश कुमार बाढ़ की सीट से हार गए। और फिर नवंबर 2005 में राष्ट्रीय जनता दल की बिहार से 15 साल पुरानी सत्ता को उखाड़ फेंकने में सफल हो गए और मुख्यमंत्री के रूप में उनकी ताजपोशी हुई। और दोस्तों 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार द्वारा किए गए विकास के कामों के आधार पर वे भारी बहुमत से अपने गठबंधन को जीत दिलाने में सफल रहे और पुनः मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद दोस्तों 2014 में फिर उन्होंने अपनी पार्टी की संसदीय चुनाव में खराब प्रदर्शन के कारण मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और दोस्तों उसके बाद 68 वर्षीय जीतन मांझी ने बिहार के 23वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। दोस्तों नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री के रूप में जीतन राम मांझी के नाम की पेशकश की थी। दोस्तों हालांकि वह बिहार में राजनीतिक संकट के चलते फिर से फरवरी 2015 में कार्यकाल में लौट आए और नवंबर 2015 की बिहार विधानसभा चुनाव
फिर से जीत गए और वह 10 अप्रैल 2016 को अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। और दोस्तों 2019 के आगामी चुनाव में कई राजनेताओं ने, जैसे लालू यादव, तेजस्वी यादव और अन्य विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भारत में प्रधानमंत्री पद के लिए उन्हें प्रस्तावित किया। हालांकि उन्होंने ऐसी आकांक्षाओं में एकदम इनकार कर दिया। अब दोस्तों आप सभी को बताने हैं कि नीतीश कुमार का नाम कैसे पलटू पड़ा। तो दोस्तों देखिए, 26 जुलाई 2017 को सीबीआई द्वारा एक एफआईआर में उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव के नामकरण के कारण नीतीश कुमार ने फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद से गठबंधन सहयोगी आरजेडी के बीच मतभेद के चलते इस्तीफा दे दिए थे और कुछ ही घंटे बाद पुनः शपथ ली। कुछ ही घंटे बाद वह एनडीए गठबंधन में शामिल हुए और मुख्यमंत्री पद की पुनः शपथ ले ली। और इसके बाद ठीक वैसे ही 2020 में पुनः उन्हें एनडीए गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन 2022 में पुनः एनडीए गठबंधन से अलग होकर अपने पार्टी को आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन में शामिल कर लिए और मुख्यमंत्री पद की पुनः शपथ ले ली। इसलिए दोस्तों नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार ही हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी कहे, लेकिन हमारा तो यही मानना है कि बिहार को आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और आगे शायद ही कोई इतना योगदान बिहार के विकास में लगा सकता है। अब दोस्तों रही सवाल कि लालू यादव की पार्टी का, तो लालू यादव की सरकार में मारकाट ज्यादा हो रहा था, क्योंकि अभी हाल ही में नीतीश कुमार के साथ लालू यादव के लड़के तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री बने थे तो यही सब देखने को मिला था। अब रही सवाल, तो दोस्तों हम किसी एक पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं और न ही हम किसी एक पार्टी से लेना देना है। हम तो इस वीडियो के माध्यम से यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के लिए किस नेता का बिहार का विकास को लेकर के कितना योगदान और कैसा रहा है, यही आप सभी के पास तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।